Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स प्री का जो एग्ज़ाम है वो सभी का हो चुका है और अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो सामने है वो है एम्स मेंस का। ठीक है, नॉट सेट का जो मेंस है वो पेपर है आपके, बहुत ही ज़्यादा नियर बाई है। तो बिना आप सभी अपने रिजल्ट का वेट करें, जिसका भी पेपर लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा अच्छा गया है पेपर, मैं अपने जो क्वालिफ़िकेशन जो मार्क्स है उतने आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, तो वो तुरंत बिना किसी देरी के मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। मेंस में आप सभी को पता है किस प्रकार का पेपर रहेगा, आपका सिनेरियो बेस्ड पेपर रहेगा। तो सिनेरियो बेस्ड के साथ साथ में आपको लास्ट नोट सेट का जैसा पेपर आपको उसके सिमिलर पेपर देखने को मिलेगा। तो आप प्रिपेयर रहें सिनेरियो बेस्ड के लिए और साथ साथ में जो प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनके लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे वो 4-5 लाइंस के अंदर आपको डिफाइन किए हुए मिलेंगे, क्योंकि इतने बड़ा लेंथी पेपर हो जाएगा फिर वो 1.5 घंटे में होना थोड़ा मुश्किल है। तो बस आपकी अप्रोच दोनों के अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए, किसी एक पेपर के भरोसे मत रहना। बताया है उन्होंने सिनेरियो बेस देंगे, मगर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस भी आएगा। ठीक है, और बाकी का सिनेरियो बेस, दोनों को कंबाइंड के अंदर एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एम्स जाने वो कैसा बनाएगा। तो अभी अपनी जो क्लासेस रहेगी वो करंटली रहेगी अपने मेंस को लेके, जिसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना है वो अपन यहाँ पे समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। ओके, तो ये हमारा स्केड्यूल है मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डेट, अकॉर्डिंग टू डेट्स हमने क्या कि रखा है यहाँ पे। इसके अंदर आपको टोटल 6 अक्टूबर तक आपको जो है यहाँ पे टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। एक टेस्ट होगा मॉर्निंग में लाइव और एक टेस्ट होगा इवनिंग में लाइव, मतलब पर डे आपको 2 पेपर मिलेंगे, सिनेरियो बेस और साथ में प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू रखे हैं हमने। ठीक है, और वीकली यहाँ पर जो एज ए पूरा कंबाइंड आपके जो एग्जाम कंप्लीट सिलेबस का उस तरह का पैटर्न यहाँ पे रखा गया है। बाकी अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज हम यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में पेपर कंडक्ट करवाएंगे और लाइव आपकी रैंकिंग वगैरह हम सभी को जैसे बताते आए हैं प्रीवियसली वैसे हम सभी आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है आपके मेंस के अंदर। सिनेरियो बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा आज का सेशन भी अपना। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू, बैरियम इनेमा इमेज डेमोन्स्ट्रेट। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इसमें क्या यूज में लिया गया है, बैरियम इनेमा को यूज में लिया गया है। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है इमेज आपको, आप थोड़ा गौर करके देखेंगे तो इसमें आपको देखो एरो बने हुए दिखाई दे रहे, एरो बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वहां पर आपको देखो थोड़ा पाउच नुमा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। ऑप्शंस क्या है, मैकल्स डायवर्टिकुलम, डायवर्टिकुलोसिस ऑफ कॉलन, सिग्मोइड वल्वलस या फिर कॉलन कैंसर। किसकी इमेज है ये। तो कुछ खूब सारे एमसीक्यू सोल्व करेंगे, ज़्यादा डिले नहीं करूंगा मैं टॉपिक्स को एक। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सजेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इसमें आप सभी को आराम से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एरो मार्क जहाँ पे किए हुए हैं ये आपको यहाँ पे अपीयरेंस किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, शार टूथ लाइक अपीयरेंस। तो शार टूथ लाइक अपीयरेंस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, और सेकंड यहाँ पे पता लगाना अगर आपको डिजीज कौन सी है तो देख लीजिए ये यहाँ पे कॉलन कौन सा पार्ट आ रहा है, तो सिग्मोइड कॉलन का यहाँ पे पार्ट यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड वन यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट क्या रहती है इसकी, इस डिजीज को होने की चांसेस जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, सिग्मोइड कॉलन। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायवर्टिकुलोसिस वाली कंडीशन होती है। जो कॉलन के अंदर डायवर्टिकुला बन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायवर्टिकुलोसिस। उसके अंदर ये इस प्रकार की इमेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, शॉर्ट टूथ अपीयरेंस रहता है।
तो अभी आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही होगी, तो ये क्या है आपका लोअर पोर्शन ऑफ कॉलन है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन का भी कौन सा पार्ट, सिग्मोइड कॉलन, क्योंकि डायवर्टिकुलोसिस मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है आपको, सिग्मोइडल कॉलन वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, आउट पाउचिंग जैसा यहाँ पे बन जाता है। जब आप बेरियम इनेमा लोगे तो इस आउट पाउचिंग के अंदर क्या जाएगा, इनेमा जाएगा, ठीक है। और जब आप फिर आप एक्सरे करोगे तो एक्सरे के अंदर यहाँ पे आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा, शॉर्ट टूथ अपीयरेंस। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, डायवर्टिकुलोसिस। अब यहाँ से एक एमसीक्यू और आता है कि साइन एंड सिम्टम के अंदर पेशेंट को पेन होता है, तो पेन का मोस्ट कॉमन लोकेशन भी क्या रहेगा, यही रहेगा। तो आप बता सकते हो लॉफ्ट लोअर एंड में पेन देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेफ्ट लोअर एंड साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन मिलेगा, इंटरमीडिएट पेन मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ सकता है एग्जामिनर डाइट से। डाइट क्या दोगे, तो यहाँ पर आप क्या दोगे, लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है हमें। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन आता है, वो क्या आता है, पेनलेस हिमेटोकैजिया, ठीक है। पेनलेस हिमेटोकैजिया आपको देखने को मिलेगा। नोजिया वोमिटिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर यहाँ पे फिस्टुलास का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको पता लगाना है ये डायवर्टिकुलोसिस वाली कंडीशन होती है। और ये इमेज आपके क्वेश्चन में थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, डायवर्टिकुला का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। ड्यू टू जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस इमेज के अंदर किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर आप बेरियम इनेमा देते हो तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे क्या, सिग्मोइड कॉलोन के अंदर ये फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 32-year-old वुमन प्रेजेंटेड विद सिम्टम ऑफ माइल्ड डिप्रेशन फर्स्ट टाइम, ठीक है। 32-year-old वुमन है जिसको क्या हुआ, माइल्ड डिप्रेशन हुआ है फर्स्ट टाइम। व्हाट वुड बी द इनिशियल ट्रीटमेंट, तो इस कंडीशन के अंदर उसका इनिशियल ट्रीटमेंट क्या रहना चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, एंटी डिप्रेसेंट, सीबीटी प्लस एंटी डिप्रेसेंट, या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। माइल्ड डिप्रेशन के अंदर आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, इनिशियल। ओके, तो आंसर रहेगा इसके अंदर अपना कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। माइल्ड डिप्रेशन के अंदर हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओके, फर्स्ट टाइम का बताया गया है इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसको माइल्ड डिप्रेशन हुआ है तो उसको क्या करना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देनी है। और फिर भी अगर इसका रिलीफ नहीं मिलता है डिप्रेशन से, तो फिर बाद में हम जो है एंटी डिप्रेसेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट को स्टार्ट करने में सबसे पहले कौन सी करेंगे, तो SSRI को, ठीक है। SSRI को करेंगे, उसके बाद में TCA, MAOI, ठीक है। इस प्रकार से अप्रोच से करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा एम्स आपसे, ठीक है। बस आप तो ध्यान में रखो कि माइल्ड डिप्रेशन के अंदर और फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसको डिप्रेशन हुआ तो आपको क्या करना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उसको स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट MCQ, ए क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट डेवलप डिलेरियम ट्रेमर्स आफ्टर स्टॉपिंग एल्कोहल, ठीक है। एक क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट था जिसने क्या किया, एल्कोहल पीना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में उसको ट्रेमर्स आए। ट्रेमर्स भी कौन से आए, डिलेरियम ट्रेमर्स। तो MCQ है, ठीक है, कि एल्कोहल स्टॉप करने के बाद में जो ट्रेमर्स आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, तो डिलेरियम ट्रेमर्स। ओके, पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद, इस प्रकार के पेशेंट को आपको किससे ट्रीट करना चाहिए, किससे ट्रीट करते हैं, IV मैथिल कोबालामाइन से, IV थियामिन से, IV थियामिन प्लस लोराजेपाम, या फिर IV मैथिल कोबालामिन प्लस लोराजेपाम। क्या प्रोवाइड करेंगे इस कंडीशन के अंदर, तो देखिए क्या होता है, जब क्रोनिक लंबे टाइम तक जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं पेशेंट, उनमें क्या होता है, थियामिन की डिफिशिएंसी होती है। तो थियामिन की डिफिशिएंसी होती है तो वो थियामिन आगे जाके किसको सफ़र करता है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी करता है, कोर्साकॉफ साइकोसिस वगैरह करता है, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे हम, तो ये करेंगे हम IV थियामिन प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में लोराजेपाम प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको एंजाइटी वगैरह ना हो। ओके, ट्रेमर्स तो इससे IV थियामिन वगैरह हम देंगे तो उससे ट्रेमर्स भी ट्रीट होगा। साथ साथ में लोराजेपाम देंगे तो एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह काम करेगी, तो उसमें आपका जो अल्कोहल के जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसके अंदर काफ़ी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज, ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला एमसीक्यू है कि एल्कोहल विड्रॉल करते हैं तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या आते हैं। देखिए ये जो मैं यहाँ पे वन लाइनर आपको सोल्व करा रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको वन लाइनर कम दिखे या फिर नहीं दिखे, ठीक है। इट डजेंट मीन कि ये एमसीक्यू आपको सिनेरियो के अंदर वो नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, ठीक है। तो इसको 3-4 लाइन के अंदर कन्वर्ट करके वो एग्जामिनर आपको पूछेगा, मगर आंसर वही निकलेगा जो यहाँ पे वन लाइन में, क्योंकि देखो 5-6 लाइनें होती है और मेन हम यहाँ पे जो क्या रहता है, सिनेरियो रहता है, पेशेंट के बारे में, कंडीशन के बारे में बताता है, फिर लास्ट की लाइन के अंदर ही आपसे वो मेन एमसीक्यू पूछता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये आपकी लास्ट की लाइन है और पूछ लिया कि भाई अर्ली सिम्टम क्या है एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम का, ठीक, जब एल्कोहल छोड़ते हैं अर्ली सिम्टम क्या होगा, तो ठीक है आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। मैं सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी सोल्व कराऊंगा, मगर वो क्या है कि काफ़ी लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। मगर अपना टॉपिक क्या होना चाहिए एम्स को लेकर, वो मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ यहाँ से, कि इस टॉपिक में से सिनेरियो भी बनेगा तो भी यहाँ पे एमसीक्यू आपका करेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू बनेगा तो वो भी आपका कवर अप, दोनों दोनों कवर हो रहे हैं इसी एक एमसीक्यू में से, ठीक है। तो देखो अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉल, यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, यहाँ अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या रहता है, ट्रेमर्स। अब देखिए एग्जामिनर इससे थोड़ा डीप सोचता है कि उसको लगता है कि हाँ भाई मैं मेरे एम्स के अंदर जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को है तो उनको और अच्छा नॉलेज है कि नहीं है, मैं वो देखना चाहता हूँ ताकि वो बेस्ट अपना सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो एग्जामिनर पूछेगा किस टाइप के ट्रेमर आते हैं यहाँ पे। ट्रेमर्स तो आपने बता दिए कि भाई किस प्रकार के ट्रेमर है, तो मगर देखिए अल्कोहल विड्रॉल के अंदर पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, तो उन ट्रेमर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्स ट्रेमर्स। ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर आपसे। नेक्स्ट, ट्रेमर के बाद में नोजिया वोमिटिंग होगा पेशेंट को, और पेशेंट को साथ साथ में क्या होता है, एंजाइटी होता है। ये साइन किस में आते हैं, अर्ली साइन के अंदर या फिर अर्ली सिम्टम्स। अब एग्जामिनर आपसे और पूछे कि नहीं मुझे तो और थोड़ा सेटिस्फाई करो अपने आंसर से, तो ये अर्ली ट्रेमर्स कब देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर भी अपने पास में है कि सर ये आपको 6 to 8 आवर्स ऑफ विड्रॉल्स के अंदर ये सारे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जामिनर आपको ट्रेमर्स का नहीं पूछ के ये पूछ ले कि एल्कोहल हेलुसिनेशन कौन सा होता है। मोस्ट कॉमन एल्कोहल हेलुसिनेशन कौन सा होता है विड्रॉल करने के बाद में, तो देखो एल्कोहलिक पेशेंट को जो हेलुसिनेशन होता है तो वो होता है ऑडिटरी, और ये कब होता है इसके बारे में पूछ ले तो ये होता है 12 to 24 आवर्स के आसपास में, या फिर आफ्टर 12 to 24 आवर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी टॉपिक में से बनेगा तो वो ये बनेगा कि एल्कोहल विड्रॉल सीजर। पेशेंट है, कंज्यूम कर रहा था लंबे टाइम तक एल्कोहल विड्रॉल सीजर, ठीक है। तो ये जो एल्कोहल विड्रॉल सीजर है ये कब देखने को मिलती है, ये मिलती है 24 to 48 आवर्स के बाद में। और ये सीजर किस प्रकार की होती है ये पूछ ले एग्जामिनर, तो ये होती है GTCS, ग्रैंड माल टोनिक क्लोनिक सीजर प्रकार की होती है, ठीक है। क्लस्टर के फॉर्म के अंदर ये सीजर, इसका क्लस्टर पैटर्न के अंदर सीजर आता है पेशेंट को। नेक्स्ट एंड फाइनल आंसर इसी टॉपिक में से कि डिलेरियम ट्रेमर्स, जो अपना लास्ट वन एमसीक्यू था, डिलेरियम ट्रेमर्स आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसका तो आंसर हमने देख लिया। अब पूछ लिया कि डिलेरियम ट्रेमर्स आ गए अभी पेशेंट को, पहले क्या आ रहे थे, कोरस ट्रेमर, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका नाम आपको अच्छे से बताया था कि जब अर्लीस्ट जो ट्रेमर आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, कोरस ट्रेमर्स, एंड लास्ट में जो ट्रेमर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, डिलेरियम के साथ में ट्रेमर्स आते हैं। तो ये कब देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आफ्टर 48 to 72 आवर्स के अंदर। और देखिए इसी कंडीशन के अंदर उसको एक हेलुसिनेशन और होता है। क्या हेलुसिनेशन होता है कि भाई पेशेंट को लगता है, पेशेंट सीज एवरीथिंग इज स्मॉल, पेशेंट को सब कुछ छोटा दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार के हेलुसिनेशन को आप क्या बोलोगे, लिलपुटियन
हेल्यूसिनेशन। एम्स हर बार कुछ न्यू एमसीक्यूज देता है, तो आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, टॉपिक में से ही है, एल्कोहल के टॉपिक में से। बाकी का एल्कोहल का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा रखा है, किसी को और अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर होके जाना है तो आप पढ़ सकते हो। जरूर एल्कोहल को आपको अवॉइड नहीं करना है एग्जाम के टाइम पे। एल्कोहल से एमसीक्यू बनता है। देखो एम्स आपसे एमसीक्यू वही पूछेगा जिसके पास में उसके पेशेंट आते हैं, और एल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। इमरजेंसी कंडीशन भी होती है एल्कोहल पीने से, इमरजेंसी के अंदर भी पेशेंट आते हैं, ओपीडी के अंदर भी पेशेंट आते हैं। तो एल्कोहल एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो एल्कोहल से ड्रग्स वगैरह, इसके विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह, ठीक है, सब चीज़ पढ़ लेना। मेरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। A patient with depression prescribed a serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor। क्या दिया उसको? SSRI। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर उसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और साथ में उसको क्या दिया? नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर भी दे दिया उसको। तो इसमें से कौन सी ड्रग है जो इस कैटेगरी की ड्रग है? ठीक है, सिंपल है, आपको ड्रग के बारे में पूछा है कि कौन सी ड्रग को प्रिस्क्राइब करी है इसने एग्जाम, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने। साथ में क्या है? ए पर्सन विथ डिप्रेशन प्रिस्क्राइब्ड ए सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर आइडेंटिफाई द ड्रग। तो ये कौन सी ड्रग होती है? फ्लुएक्सेथिन, वेनलाफेक्सिमिन, सर्टालिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? वेनालाफेक्सिन। ठीक है, वेनालाफेक्सिन ड्रग है यहाँ पे क्या? सीरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग मानी जाती है, जो आपको डिप्रेशन के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है। ओके, आप सभी ने सीरोटोनिन वाली ड्रग का तो पढ़ा होगा, मगर इसके अंदर नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर वाली ड्रग भी कंबाइंड में अगर दें तो वो क्या आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। फर्दर एमसीक्यू। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक बोनस? ठीक है, डेमोग्राफिक बोनस नाम से एक आपको कोई टर्म पूछ लिया एग्जाम ने। ठीक है, टर्म को पूछ लिया एग्जामिनर ने कि बताओ डेमोग्राफिक बोनस क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को पता लगाएंगे। रिडक्शन इन द पॉपुलेशन इन लास्ट फ्यू ईयर ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्शन, कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन की मदद से लास्ट कुछ सालों में कितना पॉपुलेशन रिडक्शन हुआ है उसको पता लगाओगे। फर्टिलिटी रेट को पता लगाओगे, या फिर लिटरेसी को पता लगाओगे। ठीक है, तो डेमोग्राफिक बोनस कुछ नहीं है, बस ये जो कॉन्ट्रासेप्शन की मदद से कितना पॉपुलेशन रिडक्शन हुआ है, बस वही इसका आंसर है। बस ये डेफिनेशन होती है इसकी, ध्यान में रखना, पूछी जा सकती है एग्जाम में सीएचएन से। ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड ब्रोकन फीमर सस्पेक्टेड पेशेंट है, बिगिंस टू एक्सपीरियंस टेकिकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन। उसको क्या हो रहा है? टेकिकार्डिया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, चेस्ट पेन भी हो रहा है। व्हाट इज द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक? अभी इसको ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स जो है वो कौन सा एक्शन टेक करेगी, कौन सा एक्शन लेगी यहाँ पे? टर्न द पेशेंट ऑन हिज लेफ्ट साइड इन टेंडरलंगबर्ग पोजीशन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 10 लीटर बाय फेशियल मास्क एंड कॉल द फिजिशियन। सबसे पहले क्या करेगी? पेशेंट को टेंडरलंगबर्ग पोजीशन में लाएगी, लेफ्ट साइड में टेंडरलंगबर्ग देगी और ऑक्सीजन शुरू कर देगी 10 लीटर पर मिनट से, फेशियल मास्क लगाएगी और फिजिशियन को कॉल करेगी। सेकंड देखिए, प्लेस द पेशेंट इन टेंडरलंगबर्ग पोजीशन, कि भाई आपको क्या करो? पोजीशन दे दो और एचसीबी को बोल दो। थर्ड में क्या बोला है? कुछ नहीं है, बस ऑप्शन नंबर ए जैसा ही है, बस पोजीशन क्या दे दी? राइट साइड दे दी। और डी में क्या बोला है? टेक वाइटल साइन एंड कॉल द फिजिशियन, कि भाई वाइटल साइन ले लो और फिजिशियन को कॉल कर दो। तो क्या रहेगा? एज नर्स आपके सामने इस प्रकार का पेशेंट आया है जिसको टेकिकार्डिया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको क्या पोजीशन दोगे? इमरजेंसी में केसेस मिलते हैं एक्सीडेंट वाले जिनकी फीमर फ्रैक्चर हुई भी रहती है, क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आपको बताई गई है कि भाई फीमर टूटी है, फीमर टूटने के बाद में टेकिकार्डिया
साइड पोजीशन देंगे तो ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट साइड पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, यही आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जिसके अंदर क्या है, ये आपकी बोन कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी फीमर बोन। इसके अंदर क्या हो गया, ओके आपकी नहीं, जिसके भी ये बोन हुई थी उसके फीमर हो गया, फीमर बोन में फ्रैक्चर हो गया है। अब इस फ्रैक्चर होने की वजह से इस फीमर की जब हमने क्रॉस स्टडी की थी तो इसके अंदर क्या देखने को मिला आपको, येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो के अंदर क्या मिलता है, फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं which vaccine has seroconversion time less than incubation period for that disease। कौन सी वैक्सीन का सेरो कन्वर्जन टाइम जो है वो कम है उसके इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज से, फ्लू, मीजल्स, रूबेला और मम्स। ठीक है, विच वैक्सीन हैज सेरो कन्वर्जन टाइम लेस देन इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट डिजीज, फ्लू, मीजल्स, रूबेला, मम्स।
तो देखिए सेरो कन्वर्जन टाइम का क्या मीनिंग होता है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, रेस्पोंड कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट डिजीज। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सेरो कन्वर्जन टाइम। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसका सेरो कन्वर्जन टाइम कम है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज का? लाइक ये कोई वैक्सीन थी और किसके लिए वैक्सीन है, एक्स डिजीज के लिए वैक्सीन है, और इस एक्स डिजीज का इंक्यूबेशन टाइम पीरियड सपोज कितना है, 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम है, मगर ये जो वैक्सीन है ये लेस देन 3 वीक के अंदर अंदर जो है एंटीबॉडी बना दे रही है इसके इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइम के पहले ही। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेरो कन्वर्जन टाइम। तो कौन सी वैक्सीन होगी, क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा मीजल्स। ओके, मीजल्स। ये तो एक एग्जाम्पल था, मीजल्स का एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने, जस्ट आपको समझाने के लिए कि सेरो कन्वर्जन पीरियड या फिर सेरो कन्वर्जन टाइम होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या दिया है, फ्लू दिया है। तो फ्लू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, 7 डेज के अराउंड। और वैक्सीन एंटीबॉडी डेवलप कब करती है, एंटीबॉडी कब करती है, ये भी 7 डेज के टाइम पे। तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसका तो यहाँ पे लेस देन हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे जो किसके बारे में पूछा है, कम के बारे में पूछा है ना। ठीक है, तो फ्लू यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं अपन। सेकंड बात करते हैं अपन मीजल्स की। तो देखिए मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 10 to 14 डेज का। और इसका जो एंटीबॉडी अपन कितने टाइम में डेवलप हो जाती है आफ्टर इम्यूनाइजेशन, ये हो जाती है 7 डे के अंदर अंदर। इसलिए इसका सेरो कन्वर्जन टाइम जो है वो कम रहता है इंक्यूबेशन पीरियड से, यही आपसे एमसीक्यू पूछा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूबेला की। रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलता है, तो 14 to 21 डेज तक। और इसका एंटीबॉडी डेवलप कितने टाइम पे होती है, 2 to 4 वीक के अंदर। तो इसका तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सेरो कन्वर्जन टाइम ज़्यादा है। तो आपका एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा था, लेस देन का। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा न्यू एमसीक्यू है, आने की संभावनाएं है उतनी ज़्यादा एग्जाम के अंदर। ठीक है, और पूछा भी जाता है, जिप में जैसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है आपको एम्स में भी पूछ ले थोड़ा सिनेरियो बना के, या फिर डायरेक्ट भी पूछ ले, टर्म आपको नई नई टर्म्स के बारे में पूछा रहता है एग्जाम में। ओके, फर्दर एमसीक्यू नेक्स्ट। विच वैक्सीन फॉलोज ओपन वाइल पॉलिसी? ओपन वाइल पॉलिसी है वो कौन सी वैक्सीन फॉलो करती है, बीसीजी, पेंटावेलेंट, जापानीज एनसेफेलाइटिस या फिर एमएमआर? ओपन वाइल पॉलिसी को कौन सी वैक्सीन जो है ऑप्शन में फॉलो करती है? तो देखो ओपन वाइल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, अगर पता होगा तभी आंसर दे पाओगे। तो देखो ओपन वाइल पॉलिसी जो है वो अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसको डेवलप क्यों किया गया था, डेवलप टू मिनिमाइज एंड प्रिवेंट वैक्सीन वेस्टेज अंडर यूआईपी। ठीक है, वैक्सीन के वेस्टेज को एक तो मिनिमाइज करना और उसको प्रिवेंट करना किसके अंदर पॉसिबल होता है, ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर बताया जाता है कि भाई कौन कौन सी वैक्सीन को कितने टाइम के अंदर काम में लेना चाहिए, ताकि वो एक तो उसका वेस्टेज कम हो, उसका प्रिवेंशन हो वेस्टेज होने का। तो क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए यहाँ पर कौन सी वैक्सीन फॉलो कर रही है ओपन वाइल पॉलिसी को, तो पेंटावेलेंट। तो देखिए इसमें, और देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ओपन वाइल पॉलिसी में वही वैक्सीन आती है जिसके अंदर मल्टी डोजेज लग सकती हो, मल्टीपल डोज लगाई जा सकती है। वो वैक्सीन किस में आती है, ओपन वाली पॉलिसी के अंदर। और मल्टीपल डोज वो भी कितने टाइम तक, तो 4 वीक तक। मतलब अपन उस वैक्सीन को 4 वीक तक काम में ले सकते हैं मल्टीपल डोज के साथ में, और उसको एक स्टेबल टेम्परेचर पर रखेंगे तो
वो इस प्रकार की वैक्सीन से वो क्या करेगी, ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होती है। कौन कौन सी पॉलिसी इंक्लूड होती है, कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूड होती है ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर? तो देखिए ऑप्शन में आपके यहाँ पे जैसे पेंटावेलेंट है, सबसे पहले इसको इंक्लूड करते हैं। पेंटावेलेंट के बाद में आपको लेना है डीपीटी, उसके बाद में टीटी, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी, उसके बाद में ओपीवी। ठीक है, ये जो वैक्सीन होती है ये सारी सारी वैक्सीन किसको फॉलो करती है, ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करती है। ठीक है, फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी। अब नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि डजंट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी कौन कौन सी फॉलो नहीं करती है, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका बीसीजी, जापानीज एंसेफेलाइटिस, तो ये वैक्सीन जो है वो ओपन वाइल पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती है, फिर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर। यहाँ पर मल्टीपल डोज का क्या मतलब होता है, वैक्सीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन इम्यूनाइजेशन। तो देखिए अभी आपके सामने एक इमेज है जिसके अंदर बताया गया कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वाइल पॉलिसी को सपोर्ट करती है या फिर इंक्लूड होती है। तो देखिए ओपन वाइल पॉलिसी एप्लीकेबल टू किन किन पे एप्लीकेबल हो रही है, तो सबसे पहले टेटनस, ओरल पोलियो वैक्सीन, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट एंड आईपीवी। ठीक है, ये सारी की सारी वैक्सीन है वो क्या करती है, ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि इनमें अपन मल्टीपल डोज को काम में ले सकते हैं विद इन 4 वीक। बस इतना है कि ये एक तो ये एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए वैक्सीन, ठीक है, और दूसरा इसका जो अपर वाला जो पोर्शन है ये वाटर के अंदर सबमर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर अब इसके अंदर हम कोल्ड बेग के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओपन वाइल पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू, कौन सी वैक्सीन के ऊपर ओपन वाइल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इसके अंदर देखिए बीसीजी है एक आपका, जापानीज एंसेफेलाइटिस और मीजल्स। ठीक है, डिस्कार्डेड रिकॉन्स्टिट्यूट वाइल। ठीक है, एक बार यूज करने के बाद इनको डिस्कार्ड करना होता है। कौन कौन सा, बीसीजी, मीजल्स एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस, आफ्टर 4 आवर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और एट द एंड ऑफ द सेशन विच एवर इज एर्लियर। ठीक है, या तो 4 घंटे हो जाए रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में, या फिर जो सेशन है इनका वो खत्म हो जाए तब इनको क्या करना है, डिस्कार्ड करना होता है। तो इसलिए इसको मल्टीपल डोजेस के अंदर और ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। एमसीक्यू आए तो करेक्ट कर देना प्लीज, इस एमसीक्यू को यहाँ पे हल्के में मत लेना, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। और इस वाले मेंस में नहीं तो नेक्स्ट प्री के अंदर तो 100% चांस है इस एमसीक्यू के आने की। ओके, तो प्रिपेयर रहो, जिसका प्री हो गया है अभी भी रिजल्ट आया है। ठीक है, तो जिसका भी प्री हो चुका है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कंप्लीट फोकस कीजिए। और जिसका बच गया है या फिर वो एकदम माइनर से प्री में कंप्लीट हुआ है तो ध्यान रखेंगे अपनी माइनस मार्किंग पे कंट्रोल करो। माइनस मार्किंग पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका मेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं ये बात उनके लिए है जो बॉर्डर लाइन पे आके जिनका प्री बॉर्डर लाइन पे क्लियर हुआ है। ठीक है, तो वो स्पेशली ध्यान रखिए, माइनस मार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा हुई है। अगर आपका 92 के समथिंग आपका वो बना है तो आप सबको देखिए कि आपकी माइनस मार्किंग ज़्यादा हुई है। ठीक है, मान के चलो इसको, और आपको उसी पे फोकस करना है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, तभी आपका मेंस निकलेगा। ओके, तो इस एमसीक्यू का आंसर देख लिया, कौन सी इंक्लूड होती है कौन सी इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन कम्युनिटीज मेजर्ड बाय, किसी भी कम्युनिटी के अंदर मलेरिया का रिसेंट ट्रांसमिशन होना उसको आप किससे मेजर करोगे? एनुअल पैरासाइट इंडेक्स से, एपीआई से, इन्फेंट पैरासाइट इंडेक्स के, स्पिन रेट से, या फिर स्लाइड पॉजिटिव रेट से? क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? मलेरिया के रिसेंट ट्रांसमिशन को देखना है। मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूँ, मतलब आपका आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है यहाँ पे, जिसका भी एपीआई दे रहा हूँ जो भी। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। रिसेंट ट्रांसमिशन को जब हम असेस करते हैं कम्युनिटी में, तो आप क्या चेक करते हो, इन्फेंट पैरासाइट रेट को, आईपीआर को। सो इट इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अब देखिए, आप सभी ने पढ़ा है कि एनुअल पैरासाइट इंडेक्स भी करते हैं अपन, तो ये किसके लिए करते हैं, टू मेजर द बर्डन ऑफ मलेरिया। कम्युनिटी के अंदर मलेरिया के बर्डन को मेजर करना है, तो क्या देखते हैं अपन, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स को। इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कन्फर्म्ड केस ड्यूरिंग 1 year अपॉन पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से। ठीक है, ये किसका बताया मैंने आपको, एपीआई का, कंफ्यूजन नहीं करना है। लास्ट में आपको बताया क्या, स्लाइड पॉजिटिव रेट। स्लाइड पॉजिटिव रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्लाइड फाउंड पॉजिटिव फॉर मलेरिया। अब यहाँ पे जो भी स्लाइड मिल रही है अपने को मलेरिया की, ये यहाँ पे डिपेंड नहीं करती कि भाई फाल्सीफेरम है, ऑयल है, या कौन सी स्पेसीज को, स्पेसीज यहाँ पे नहीं है, बस कितने स्लाइड यहाँ पे फाउंड हुई है पॉजिटिव मलेरिया के लिए, तो वो क्या होती है, स्लाइड पॉजिटिविटी। मलेरिया कोई सा भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेक्स्ट एमसीक्यू, टू वैक्सीन एमआर एंड पेंटावेलेंट यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के लिए यूज में ली गई थी, गिवन फॉर द वर्कर विच वाज ओपन, वर्कर्स के लिए लगाने के लिए, और अभी वो क्या है, करंटली ओपन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैक्सीन इज डिस्कार्डेड, तो कौन सी वैक्सीन को हमें डिस्कार्ड करना है, दोनों वैक्सीन है, एमआर की और पेंटावेलेंट, जो वैक्सीनेशन के लिए ओपन की गई थी, और अभी इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन को आप डिस्कार्ड करोगे। ऑप्शन क्या है देखो, एमआर डिस्कार्ड, यूज पेंटावेलेंट, भाई एमआर को जो है डिस्कार्ड कर दो, पेंटावेलेंट को यूज कर लो, या फिर ओनली पेंटावेलेंट, या फिर बोथ एमआर एंड पेंटावेलेंट, या फिर एमआर कैन बी यूज, पेंटावेलेंट वाज डिस्कार्डेड। यहाँ पे आपको बताया कि एमआर को यूज करो, पेंटावेलेंट को डिस्कार्ड करो। क्या रहेगा आंसर, तो देखिए हमने पढ़ा था ओपन वाइल्ड पॉलिसी। देखो ओपन वाइल्ड पॉलिसी से अभी इतना ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं बन रहे हैं, मगर जब बनेगा तब काफ़ी अच्छा एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कोल्ड चेन तक एमसीक्यू बन जाते हैं, तो ये एक नया टॉपिक है, तो एग्जाम में पूछने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है कोल्ड चेन वगैरह से या नॉर्मल वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन टॉपिक आप सभी को खुद से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कौन से टाइम में क्या वैक्सीन देते हैं, किसके अंदर इसको मिक्स करते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर क्या करना है देखो, एमआर को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, और पेंटावेलेंट को यूज करना है, क्योंकि पेंटावेलेंट क्या करता है, ओपन वाइल्ड पॉलिसी को सपोर्ट करता है। कौन कौन सी वैक्सीन सपोर्ट नहीं करती, तो देखो बीसीजी, नॉट फॉलो ओपन वाइल्ड पॉलिसी में सबसे पहले कौन सी, बीसीजी, मीजल्स, एमआर, जैपनी एन्सेफेलाइटिस और येलो फीवर। तो देखो अभी प्री में एक एमसीक्यू आया था, उसके अंदर ऑप्शन में क्या था, जैपनी एन्सेफेलाइटिस, ऐसा था कि एचआईवी का पॉजिटिव बच्चा है, फिर एचआईवी वाली मदर है, कौन सा इम्यूनेशन नहीं करना, इस प्रकार का कुछ एमसीक्यू था। तो उसके अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जैपनी एन्सेफेलाइटिस। एग्जैक्ट मुझे एमसीक्यू वो याद नहीं है क्या था, बट उसका आंसर क्या जाएगा, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज ड्रग इज ट्रू। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे ड्रग और ड्रग के रेस्पॉन्स से रिलेटेड एक ग्राफ बना हुआ है इमेज के अंदर। और क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज ड्रग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इन ड्रग्स के लिए ट्रू है। यहाँ पर आप ग्राफ में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, ड्रग ए,
ये कौन सी है ड्रग बी, ये कौन सी है ड्रग डी, ये कौन सी है ड्रग सी, और इनका यहाँ पे ग्राफ बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शंस क्या देखिए, ड्रग डी इज लेस पोटेंट, कि भाई जो डी वाली ड्रग है वो लेस पोटेंट है। ड्रग ए एंड बी हैव इक्वल एफिकेसी बट ए इज मोर पोटेंट देन बी। इसमें बोला गया है कि जो ए वाली जो कैटेगरी वाली जो ड्रग है और बी वाली कैटेगरी वाली जो ड्रग है, दोनों एफिकेसी इनकी अच्छी है, दोनों इक्वल एफिकेसी वाली ड्रग है, मगर ए जो है वो क्या है, ज़्यादा पोटेंट है। ये बात ट्रू है। या फिर द सी इज लीस्ट पोटेंट, जो सी है वो क्या है, लीस्ट पोटेंट है, सी हमारा यहाँ पे। या फिर ऑप्शन में डी, डी में क्या बताया गया, द ड्रग बी हैज मोर पोटेंसी बट लेस एफिकेसी देन ड्रग ए। क्या रहेगा आंसर? तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड आया, एक एफिकेसी वर्ड आया, एक आपको देखने को मिला पोटेंट या फिर पोटेंसी। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले पोटेंसी की बात करते हैं। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ के अंदर बात करते हैं पोटेंसी की। तो इट डिफाइंड है सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द कर्व। जब बात कर आती है पोटेंसी की, तो ये क्या डिफाइंड करती है, ये हो गया ए वाला पार्ट हो गया आपका लेफ्ट साइड का, और बी वाला पार्ट हो गया कौन सा, राइट साइड का। तो पोटेंसी हमेशा लेफ्ट और राइट साइड के अंदर वर्क करती है। सबसे बात ध्यान में रखने की बात, एक नंबर। सेकंड, यहां से क्या कॉन्सेप्ट बनता है, मोर द ड्रग लेफ्ट साइड, मोर द ड्रग लेफ्ट साइड इज मोर पोटेंट ड्रग, कि भाई जो ड्रग लेफ्ट साइड में होती है वो ड्रग क्या रहती है, ज्यादा पोटेंसी दिखाती है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। एंड द ड्रग इज ऑन राइट साइड इज लेस पोटेंट। ओके, तो लेफ्ट वाली तो क्या रहती है, ज्यादा पोटेंट रहती है, और राइट वाली जो रहती है वो कम पोटेंट रहती है। अब हम बात करते हैं सेकंड एफिकेसी की। एमसीक्यू बन सकता है, बनेगा तो काफी बेहतरीन एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। ठीक है, देखिए एफिकेसी की, एफिकेसी कैसे डिफाइन होती है, डिफाइंड बाय हाइट ऑफ द कर्व। जो ये कर्व यहाँ पे बनाया हुआ है, इस कर्व का जो जितना हाइट होता है वो यहाँ पे क्या डिनोट करता है, एफिकेसी को। अब देखिए एफिकेसी किस प्रकार से, अगर हाइट है तो किस प्रकार से ये ज्यादा एफिकेसी वाली होगी। तो देखिए, हायर द कर्व मोर एफिकेसी, भाई जिस ड्रग का कर्व हायर रहता है वो यहाँ पे ज्यादा एफिकेसी वाली रहती है, और लोअर कर्व लेस एफिकेसी। तो अब देखिए आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम करेक्ट बैठ रहा है अपने इन दोनों की, इनकी डेफिनेशन और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो देखिए ए ड्रग क्या है, बी के लेफ्ट में है, तो देखिए ए एंड बी वाज इक्वल एफिकेसी, मतलब दोनों की जो हाइट है दोनों ही यहाँ पे इक्वली है, तो मतलब एफिकेसी तो उन दोनों की इक्वल है, बट ए इज मोर पोटेंट देन बी ड्रग। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पोटेंसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मोर द ड्रग लेफ्ट साइड इज मोर पोटेंसी, मतलब लेफ्ट साइड में कौन है, ए, एंड राइट साइड में क्या है, बी। ग्राफ के लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो ए इज मोर पोटेंट देन बी ड्रग। ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है वो लेफ्ट साइड में है इसलिए ये मोर पोटेंट बता रहा है, और बी जो है वो लेस पोटेंट है क्योंकि ये राइट साइड में होता है ग्राफ के, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं, ग्राफ कौन सा है, लॉग डोज रेस्पॉन्स कर्व इलिस्ट्रेशन एफिकेसी एंड पोटेंसी। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पे क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ए बना हुआ दिखाई दे रहा है नीचे यहाँ पे, उसके सिमिलर नहीं है बट कॉन्सेप्ट सारे वही लगेंगे, ठीक है। अभी वो वाला ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा। नीचे कौन सा आ गया बी, एंड नीचे कौन सा वापस अपर कौन सा आ गया सी। अगर इसका आपको एमसीक्यू बनाना होता तो बनता क्या बनता कि ए बराबर सी और मोर देन बी। तो क्या है यहाँ पे एफिकेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ए की जितनी एफिकेसी है उतनी सी की है, क्योंकि एफिकेसी हमेशा किस में देखती है, हाइट के अंदर। जो जितना हाई होगा उसका उतना एफिकेसी होगा। तो ए की एफिकेसी कितनी किसके बराबर है, सी के बराबर है, ओके, और बी से ज्यादा है। पोटेंसी की हम बात करें तो पोटेंसी किस पे दिखाती है, लेफ्ट साइड के अंदर। तो ए सबसे ज्यादा पोटेंट होगा, उसके बाद में बी सबसे ज्यादा पोटेंट होगा, उसके बाद में सी सबसे ज्यादा पोटेंसी होगी, बिकॉज पोटेंसी किसको बताती है, लेफ्ट एंड राइट साइड को। ओके, यही बात थी, इसी को ही मुझे आपको समझाना था। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनेगा तो काफी बेहतरीन एमसीक्यू बनेगा, और पूछा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ, एक दो बार पूछा गया टॉपिक है ये, आ सकता है मेंस में आपके। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये देखिए अपना एमसीक्यू वाली इमेज है, ठीक है। इसके अंदर आपको आराम सबसे पता लग रहा है कि भाई ए क्या है, लेफ्ट साइड में है बी के, ज़्यादा पोटेंट हो गया, बट एफिकेसी इन दोनों की बराबर है क्योंकि हाइट इन दोनों की सेम है। और इन जो दोनों का ये जो बीच का जो रेंज है, ये कौन सा रेंज होता है, ड्रग का थेराप्यूटिक। इसके इधर जाएगा तो क्या आएगा, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबाइल्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए पेशेंट विद सीजर डिसऑर्डर। एक पेशेंट है सीजर डिसऑर्डर का, उसमें से कौन सी ड्रग को हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। अगर वो क्या ले रहा है, एंटी माइक्रोबाइल्स को, कौन सी एंटी माइक्रोबाइल्स को यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा जाएगा अगर एक पेशेंट को सीजर की कंडीशन है तो, एम्पिसिलिन को, ऑफ्लॉक्सासिन को, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को, या फिर सिफिक्सिम को। एक पेशेंट है जिसको सीजर है तो कौन सी एंटी माइक्रोबाइल्स को यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माइक्रोबाइल्स है वो कौन सी होगी, ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जिनको पेशेंट को सीजर होती है उनमें ऑफ्लॉक्सासिन वाली कैटेगरी की ड्रग को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। जो भी एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट्स इनके आते होंगे तो सीजर वाले पेशेंट में ज़्यादा थोड़े सीरियस आते होंगे, इसलिए इसको यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। तो ठीक है, टू यहाँ पे अगर ये तो हो गया, आपको ड्रग का पूछ लिया। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं ग्रुप के बारे में, कौन से ग्रुप को यहाँ पे करना है अवॉइड। तो ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर क्या आती है, फ्लॉक्सिन्स। तो सबसे पहले ऑफ्लॉक्सासिन ज़्यादा, इसके बाद में अगर सेकंड ड्रग की पूछे तो वो कौन सी होगी, वो होगी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन सेकंड नंबर पे। बट अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों ड्रग दी हुई है तो आप ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, ऑफ्लॉक्सासिन को। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन अगर दी है, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन नहीं दी है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे आंसर करेक्ट है, मगर किसी एक को चूज करने के लिए बोला है, ऑप्शन में ऐसा नहीं बोला गया कि बी और सी बोथ करेक्ट, ऐसा नहीं है, केवल सिंगल चूज करना। तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप, ऑफ्लॉक्सासिन को, क्योंकि ये यहाँ पे इसे ज़्यादा थोड़ा डेंजरस रहती है। दूसरा जो ग्रुप रहता है वो है कार्बेपिन्स, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स की यहाँ पे मेडिकेशन को अवॉइड करनी है अगर पेशेंट में सीजर डिसऑर्डर है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिफर्ड फॉर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस इन ए प्री टर्म बेबी विद पीडीए। पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस है, उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लोजर करना है डक्टस एट्रियोसिस को। तो कौन सी ड्रग यहाँ पे प्रीफर की जाती है, इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल। कौन सी ड्रग को यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल। तो देखिए सबसे पहले आपका आंसर क्या जाएगा, कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, तो ये होती है एनएसएआईडी,
जहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, एस्पिरिन वगैरह सारी ये एनएसएआईडी कैटेगरी की होती है, मगर प्रायोरिटी वाइज आपकी ड्रग जो होगी वो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आइबुप्रोफेन। ठीक है, क्या आंसर जाएगा, आइबुप्रोफेन। ए पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म डिजिटलिस थेरेपी डेवलप एरिथमिया, एक पेशेंट है जिसको लंबे टाइम से डिजिटलिस थेरेपी चल रही थी, अभी वो क्या डेवलप हो गया, उसके एरिथमिया डेवलप हो गया। व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या रहेगा, एडिनोसिन, अमियोडोरन, एट्रोपिन या फिर लिग्नोकाइन। तो देखो इस ये वाला एमसीक्यू आपके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है, इसके अंदर और हिस्ट्री इंक्लूड की जा सकती है पेशेंट की। ठीक है, फिर लास्ट में आपको पूछ लेंगे भाई अब जो है डिजिटली थेरेपी चल रही थी, आपको स्टार्ट में बता दिया कि भाई कंजस्टिव हार्ट फेलियर था, ये सारा इसके अंदर प्रॉब्लम था, तो हमने डिजिटली यहाँ पे डिजोक्सिन वगैरह ड्रग प्रोवाइड की थी। तो अभी जो है पेशेंट के अंदर लंबे टाइम से चल रही थी पेशेंट के, तो अभी एरिथमिया शुरू हो गया पेशेंट को। एरिथमिया भी कौन सा, यहाँ पर एरिथमिया की कौन सी एरिथमिया की बात हो रही है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा एरिथमिया दिया हुआ है, मगर आपको यहाँ पे मानना है किसको, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, डिजोक्सिन से क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकता है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या रहेगा, एडिनोसिन, अमायोडोरन, एट्रोपिन या फिर लिग्नोकाइन। तो देखो दो तरह के एरिथमिया होते हैं, एक होते हैं वेंट्रिकुलर, एक होते हैं आर्टीरियल, जो आपके एट्रियल, ओके एक मिनट, एट्रियल, एट्रियल एरिथमियाज। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की बात हो रही है, और यहाँ पर इसका डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर क्या रहेगा इसका, यहाँ पे रहेगा लीडोकाइन, जिसे हम लिग्नोकाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमिया, सिंपल सा एमसीक्यू पूछे तो भी क्या, लिग्नोकाइन, लीडोकाइन। और यहाँ पे सिनेरियो बेस बना के पूछ ले तो भी लिग्नोकाइन, और ये जो एमसीक्यू है डिट्टो आ जाए तो भी क्या रहेगा आंसर, लिग्नोकाइन। अब देखिए एट्रियल एरिथमियाज के अंदर आपका यहाँ पे लिग्नोकाइन नहीं रहेगा, यहाँ पर आपकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है, एट्रोपिन। ओके, ध्यान में रखना दोनों यहाँ पे एमसीक्यूज अलग अलग है, काफी इंपॉर्टेंट है, बनते भी हैं। ओके, सो अमेयाडोरन तो क्या कर सकता है यहाँ पे अरिथमियाज के अंदर, और की तरह क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, तो आपका आंसर अमेयाडोरन तो कभी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, एन एल्डरली मेल डेवलप द सिम्टम ऑफ डिमेंशिया, एक एल्डरली मेल है जिसको क्या हो गया, डेवलप हो रहे हैं सिम्टम किसके, डिमेंशिया के, एंड वाज डायग्नोस्ड एज एल्जाइमर्स डिजीज, जो डायग्नोस भी किसके हुआ है, अल्जाइमर डिजीज के। विच न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इज रिड्यूस्ड इन दिस डिजीज, तो कौन सी डिजीज, सॉरी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है कौन सी डिजीज में, अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन या फिर सीरोटोनिन। क्या रहेगा आंसर यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कौन से में कम होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो अल्जाइमर डिजीज होती है, या फिर अल्जाइमर, देखो डिमेंशिया भी कौन सा हो रहा है, अल्जाइमर डिमेंशिया हो रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है। जब प्रॉब्लम ही आपको बता दी अल्जाइमर डिजीज है, तो जो डिमेंशिया होगा वो भी कौन सा होगा, अल्जाइमर डिमेंशिया। ठीक है, तो देखो अल्जाइमर डिमेंशिया के अंदर क्या होता है, डिमेंशिया अकर इन बेसल न्यूक्लियस ऑफ मैनट इन ब्रेन। ठीक है, ये डिमेंशिया कहाँ की वजह से हो रहा है, ये डिमेंशिया हो रहा है जो ब्रेन के अंदर जो मैनट पोजीशन होती है उसके बेसल न्यूक्लियस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उससे क्या होता है, डिमेंशिया होता है। अब ये मैनट क्या करता है, ठीक है, अब ये मैनट क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, टू मेंटेन
द मेमोरी फंक्शन, ठीक है, एंड दिस एरिया हैज मोर एसीएच। एसीएच का मतलब एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो जब अल्जाइमर डिजीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका मैरेंट जो एरिया होता है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, और मैरेंट के अंदर ज़्यादा क्या मिल रही है आपको, एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिड्यूस होता है। एसिटाइल कोलिन जब रिड्यूस होगा तो आपका पर्सन की जो मेमोरी फंक्शन है वो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मैरेंट न्यूक्लियस होता है एक प्रकार का, कुछ नहीं है, बस न्यूक्लियस है। कहाँ पे रहता है, ब्रेन में अपने, ऑब्वियस सी बात है। तो मैरेंट न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, आपका मेमोरी फंक्शन का रोल होता है इसका, और इसके अंदर ज़्यादा क्या रहते हैं, एसिटाइलकोलिन। तो जब अपनी बॉडी में अल्जाइमर डिजीज होती है तो मैरेंट फंक्शन यहाँ पे डिप्रेस होंगे, एसिटाइलकोलिन का फंक्शन भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि रिडक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मैरेंट के अंदर इंजरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो होगा उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। आगे आप कैसे समझ में, मैरेंट न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, क्या काम करता है, अल्जाइमर डिजीज के अंदर काम आता है। अगर एमसीक्यू बनता है तो काफी अच्छा बनेगा, आप सभी को आएगा, ठीक है। ए हेल्थ वर्कर गोज हाउस टू हाउस फॉर एवरी 15 days टेकिंग फीवर हिस्ट्री एंड प्रिपेयरिंग मलेरियल स्लाइड। विच फॉर्म ऑफ सर्विलेंस इज दिस, ठीक है। यहाँ पे एक सर्विलेंस किया जा रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक हेल्थ केयर वर्कर है जो क्या कर रहा है, घर घर जाके 15 दिन से घर घर जाके क्या कर रहा है, फीवर की हिस्ट्री ले रहा है पेशेंट्स की, और क्या कर रहा है, मलेरिया की स्लाइड्स बना रहा है। तो ये कौन से टाइप का सर्विलेंस है, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, सेंटिनल सर्विलेंस, और एनी ऑफ द अबव, किस टाइप का सर्विलेंस होता है ये। तो देखिए, ये जो सर्विलेंस है यहाँ पर क्या, हेल्थ केयर वर्कर खुद जा रहा है लोगों के पास में, कम्युनिटी के पास में, तो ये जो सर्विलेंस होगा ये होता है एक्टिव सर्विलेंस। और ये कौन होते हैं हेल्थ केयर वर्कर, ये होते हैं मल्टीपर्पज वर्कर वाले हेल्थ केयर वर्कर होते हैं। कहाँ पर होता है ये होता है सब सेंटर। एमसीक्यू आपसे पूछ ले कि सर्विलेंस किसका, मलेरिया का, तो कहाँ पर देख कौन करता है, तो मल्टीपर्पज वर्कर। और कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो सब सेंटर पर। सब सेंटर पर तो घर घर जाके वो देखेंगे, ठीक है। बाकी पीएससी कम्युनिटी, पीएससी एंड सीएससी पे तो क्या होगा, पैसिव सर्विलेंस। ओके, पीएससी और सीएससी पे क्या होगा, पैसिव सर्विलेंस, की पेशेंट उनके पास में आते हैं, मलेरिया की स्लाइड बनती है, वो देखते हैं हाँ भाई मलेरिया इतना है, उनको जाने की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने अपने हॉस्पिटल में बैठ के ही स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करवा के काम करवा लिया। पैसिव सर्विलेंस में देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पैसिव सर्विलेंस, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हॉस्पिटल रिपोर्टिंग करते हैं पेशेंट, और क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन, और क्या होती है, उससे मॉनिटरिंग हो जाती है, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, ठीक है, क्योंकि पीपल्स खुद आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो हमें घर घर जाके देखना है भाई आपको फीवर आया नहीं आया। तो जब बात आई एक्टिव सर्विलेंस की तो आंसर जाएगा आपका इस प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर खुद जा के काम कर रहा है तो एक्टिवली सर्विलेंस कर रहा है। पैसिव सर्विलेंस, जो बीमार हुआ वो आपके पास में आया। और देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको और देखने को मिला है ऑप्शन में, क्या है, सेंटिनल सर्विलेंस। तो देखो सेंटिनल सर्विलेंस का एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है कि किसके लिए किया जाता है, तो एचआईवी वाले पेशेंट्स के लिए। एचआईवी वाले पेशेंट्स के लिए क्या किया जाता है, सेंटिनल सर्विलेंस। तो सेंटिनल सर्विलेंस में कुछ नहीं होता है, इसके अंदर जो एयर एंड वाटर क्वालिटी देखी जाती है, साथ साथ में जो जिनको पेशेंट्स को एचआईवी होता है उनके लिए स्पेशली ये सर्विलेंस चलाया जाता है। अगर सिंगल वर्ड में आपको पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटिनल सर्विलेंस, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए करते हैं एयर और वाटर की क्वालिटी के लिए करते हैं सेंटिनल सर्विलेंस। मगर आपको पूछ ले कि भाई एचआईवी के पेशेंट है, वो यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सर्विलेंस चलाना है, तो कौन सा चलाओगे, सेंटिनल सर्विलेंस। ये एमसीक्यू पूछा गया है डायरेक्ट, बस आपको इतना ध्यान रखना सेंटिनल सर्विलेंस किसके लिए काम आता है। A female patient presented with pain and redness in the greater toe. Serum uric acid level is 9.6 mg/dl. सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू इसी प्रकार का आपको एम्स में देखने को मिलेंगे ज़्यादा। ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग एनाल्जेसिक फॉर रिलीविंग पेन, उसको क्या दी गई है, पेन रिलीवर दिया गया है उसको,
द फिजिशियन प्रिस्क्राइब ए ड्रग विच कैन डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। फिजिशियन ने क्या किया, ड्रग प्रिस्क्राइब की, किसके लिए, यूरिक एसिड के डिक्रीज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज लाइकली टू बी इनहिबिट बाय दिस ड्रग। अब ये कौन सी ड्रग है जो आपके कौन से एंजाइम के ऊपर जाकर इफेक्ट करेगा ताकि आपका यूरिक एसिड लेवल कम हो। बस यहाँ से आपको समझना है कि बात किसकी हो रही है, गाउट की। गाउट के अंदर क्या होता है, ग्रेटर टो अफेक्ट होता है, अफेक्ट होकर क्या साइन देता है आपको, टॉफी का। ठीक है, यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे जमा हो जाता है, यहाँ पे लेवल ज़्यादा है। इसके अंदर अपन पेन रिलीवर के लिए क्या देते हैं, NSAID। ठीक है, अब फिजिशियन एक अलग से ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है जिसको क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा किसको, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड को। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज लाइकली टू बी इनहिबिट बाय दिस ड्रग। अब इस ड्रग से कौन सा एंजाइम इनहिबिट होगा यहाँ पे, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो यूरिक एसिड जो होता है किससे बनता है, प्यूरिन से। एमसीक्यू पूछा हुआ है कि कौन सी डाइट नहीं दोगे यूरिक एसिड वाले पेशेंट को या फिर गाउट में, तो प्यूरिन रिच डाइट आपको नहीं देनी है। अब प्यूरिन अगर मेटाबोलाइज होता है क्या बनाता है, जनरेट जैंथिन। और ये जैंथिन किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, तो रिएक्शन होती है ऑप्शन नंबर ए वाली। ठीक है, कौन सी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जैंथिन ऑक्सीडेज। ठीक है, प्यूरिन से क्या बना, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से क्या बना, जैंथिन। और जैंथिन से ऑक्सीडेज रिएक्शन से क्या बन जाता है, यूरिक एसिड। इसलिए जो भी ड्रग दी जाएगी आपको वो जैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होगी। आगे समझ में आपके, तो इसलिए वो काम करेगी आपके गाउट में। यूरिक एसिड फॉर्मेशन ही रुक जाएगा, कम होगा, रुक जाएगा, जितना गाउट कोज करे उतना तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी आए तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, बाकी आपका आंसर खुद ब खुद आराम से निकल जाएगा। और कोशिश करना एज ए नर्स सोचने का। ठीक है, कि जब तक आप खुद को नर्स एज्यूम करके नहीं अपना दिमाग चलाओगे तब तक आपका आंसर हो सकता है वो गलत हो जाए। ठीक है, तो कई बार क्या प्रायोरिटी बेसिस एमसीक्यू पूछते हैं, तो उनमें आपको एज ए नर्स सोचना है कि हाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए नर्स बन के सोचना है, आपका अप्रोच उसके अकॉर्डिंग ही रखोगे तभी सिनेरियो बेस एमसीक्यू सॉल्व होंगे। बाकी प्रैक्टिकल बेस में तो आपकी थ्योरी वगैरह जो आपका प्रैक्टिकल वर्क किया हुआ है बहुत ज़्यादा काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन ऑफ डोपामिन एट लो डोज। डोपामिन की अगर हम लो डोज दे रहे हैं तो इसका क्या एक्शन निकलता है, इट इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इट कॉज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, इट हैज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, या फिर इट कॉज हाइपोटेंशन। डोपामिन की लो डोज की बात हो रही है तो क्या होगा, तो देखो डोपामिन की जो लो डोज होती है, कितनी लो डोज, ये होता है 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इस डोज की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये डोज क्या करती है, लो डोज पे डोपामिन जो होता है स्टिमुलेट करता है किसको, D1 रिसेप्टर को। D1 रिसेप्टर को ओनली ओनली D1 रिसेप्टर को यहाँ पे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब ये D1 रिसेप्टर है, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, रीनल ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो जब कभी भी डोपामिन की लो डोज दी जाएगी तो क्या कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, D1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, रीनल ब्लड वेसल्स पे, और ये एक्टिव होते हैं तो क्या करवाते हैं, रीनल वेजोडायलेशन। और जब वेजोडायलेशन होता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, इट इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, डोपामिन का ये इस प्रकार का भी एक फंक्शन होता है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डोपामिन ड्रग खुद में इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन में अपन प्रोवाइड करवाते हैं, और भी बहुत सारी डिजीज कंडीशन होते हैं जिसमें डोपामिन का लेवल ऊपर नीचे होता है। ये तो होगी बात लो डोज की। मीडियम या फिर इंटरमीडिएट डोज कितनी रहती है इसकी, 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। और हाई डोज वो कितनी मानी जाती है, मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट।
ठीक है, तो ये हो गया अपना डोपामिन से रिलेटेड एमसीक्यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर सकते हो, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो उसके बारे में भी बता सकते हो आराम से। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की। ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए? केजीएमयू के लिए, क्योंकि अभी केजीएमयू के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है, केजीएमयू जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा। ठीक है, और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा। ठीक है, तो हो सकता है नोट सेट और केजीएमयू आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी। ठीक है, और साथ में ही देखो केजीएमयू का जो पेपर है वो एग्जाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 एमसीक्यू आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यूज आएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है, तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी, ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे। ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से। और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।